अब आता है अप्रोच टू द पेशेंट डिस्फेजिया के। मैंने पिछले 3-4 वीडियोज़ में कवर किया है फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और अप्रोच कैसे करते हैं, एंड ये डिटेल्ड अप्रोच है। एंड इफ़ यू हैव कवर्ड दोज 3 वीडियोज़ एंड यू हैव कम हेयर, then I want to congratulate you that you are on the good journey, and let's proceed with a great start. History. The patient history is extremely valuable in making the presumptive diagnosis or at least substantially restricting the differential diagnosis as in most patients. जो की एलिमेंट है हिस्ट्री में वो है लोकलाइजेशन ऑफ द डिस्फेजिया और सर्कमस्टांसेस जिसमें डिस्फेजिया एक्सपीरियंस हो रहा है। बाकी और भी जो सिम्टम्स एसोसिएटेड है डिस्फेजिया के वो आपने देखने हैं और उसका प्रोग्रेशन देखना है। डिस्फेजिया जो लोकलाइज हो रहा है सुप्रास्टर्नल नॉच के पास, वो इंडिकेट कर रहा है ओरोफेरेंजियल या फिर ईसोफेजियल इटियोलॉजी, और जो डिस्टल डिस्फेजिया है वो रेफर है दैट इज रेफर टू द प्रॉक्सिमली अबाउट 30% ऑफ द टाइम। डिस्फेजिया दैट लोकलाइज चेस्ट में वो ईसोफेजियल है ओरिजिन में। नेजल रिगर्गिटेशन एंड ट्रेक्योब्रोंकियल एस्पिरेशन मैनिफेस्ट बाय द कफिंग विद स्वेलोइंग, वो हॉलमार्क्स है फॉर द ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया। सिवियर कफ है विद स्वेलोइंग, दैट इज द साइन फॉर ट्रेक्योईसोफेजियल फिस्टुला। आपको पता है ट्रेक्योईसोफेजियल फिस्टुला किस में होता है? बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों में होता है। वो जितना भी क्या बोलते हैं दूध पीते हैं वो बाहर निकाल देते हैं, जितना भी उनका सलाइवा होता है वो बाहर ड्रूल कर रहा होता है। और 3 तरह का होता है। एच टाइप होता है बेसिकली कि ऊपर से ब्लाइंड है नीचे से बंद है, दोनों तरफ से खुला हुआ है, और नीचे से ब्लाइंड है ऊपर से खुला हुआ है, ऐसे करके होता है ट्रेक्योईसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, जिसमें ईसोफेगोटोमी करनी पड़ती है तो, और कैंसर का भी चेक करना पड़ता है कि नहीं है। तो अगर कफ हो रहा है बहुत ज़्यादा और स्वेलोइंग हो रही है विथ स्वेलोइंग तो उसको ईसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द हॉर्सनेस मे बी अनदर इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्लू। हॉर्सनेस के बाद डिस्फेजिया हो रहा है तो प्राइमरी रीजन यूजुअली रिलेंजियल होता है, और हॉर्सनेस दैट अकर्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्फेजिया दैट मे रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बाय मेलिग्नेंसी। द टाइप ऑफ फूड कॉजिंग डिस्फेजिया, वो क्रूशल डिटेल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक पॉइंट था कि कई बार जो ट्यूब होती है ईसोफेगस की वो छोटी होती है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी ऑफ द डिस्फेजिया, या फिर कई बार क्या होता है जो बोलस है वो ओवरसाइज बोलस है कि वो आ ही नहीं रहा नीचे। तो खाना क्या खा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना टूटेगा मुंह में, फिर सलाइवा के साथ मिक्स होगा, उसको बोलस बोलते हैं, और उसी की पेरिस्टाल्सिस की पूरी कहानी है ये। तो खाना भी इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट डिस्फेजिया दैट अकर्स विद सॉलिड फूड इम्प्लाइज स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया, जैसे मैंने आपको बोला था वही लिखा हुआ है। वेयर एज कॉन्स्टेंट डिस्फेजिया with both liquids and solids strongly suggest motor abnormality. Two caveats to this pattern are that despite having a motor abnormality, patients with scleroderma generally develop mild dysphagia for solids only, and somewhat paradoxically, the patients with oropharyngeal dysphagia often have greater difficulty in managing liquids than solids. Dysphagia that is progressive over the course of weeks to months raises the concerns of neoplasia. अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक चल रहा है तो देयर कैन बी कैंसर ऑल्सो। एपिसोडिक डिस्फेजिया है टू सॉलिड्स दैट इज़ अनचेंज्ड और स्लोली प्रोग्रेसिव ओवर ईयर्स इंडिकेट अ बिनाइन डिजीज़ प्रोसेस, उसको बोलते हैं शार्ट्सकी रिंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस, और वहाँ पे एक और था थर्ड, मेरे ख्याल से वो स्ट्रक्चर था ईसोफेगस का। ठीक है, फूड इम्पैक्शन विद प्रोलॉन्ग्ड इनेबिलिटी टू पास द इंजेस्टेड बोलस इवन विद द इंजेक्शन ऑफ द लिक्विड इज टिपिकल ऑफ द स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया। चेस्ट पेन हो रहा है डिस्फेजिया के साथ तो इसका मतलब है कोई मोटर डिसऑर्डर है, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है, या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। प्रोलॉन्ग हेल्थ हिस्ट्री है हार्टबर्न की। हार्टबर्न के बोलते हैं कि छाती में जलन हो रही है, और डिस्फेजिया भी है तो वो पेप्टिक स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन है ईसोफेजियल, या फिर हेड नेक सर्जरी है, इंजेक्शन ऑफ द कॉस्टिक एजेंट्स हैं, पिल्स हैं, प्रीवियस रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी है, एसोसिएटेड म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज़ है। इट मे ऑल्सो आइसोलेट द कॉज ऑफ डिस्फेजिया विद accompanying odonophagia which usually indicative of the ulceration infections pill induced esophagitis should be suspected. जो पेशेंट्स हैं एड्स वाले या फिर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेट वाले ईसोफेजाइटिस हो जाता है उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कैंडिडा की वजह से, हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से, साइटोमेगालो वायरस की वजह से, तो ट्यूमर सच एज कापोसी सार्कोमा लिम्फोमा शुड बी कंसीडर्ड. A strong history of atopy increases concerns for eosinophilic esophagitis, especially in younger Caucasians male patient.
तो ये थी हिस्ट्री, जो आपको डिटेल में पता चल गया कैसे क्लिनिकल अप्रोच करनी है, क्या कॉज हो सकता है, बहुत अच्छे से हैरिसन में दिया है। आई एम लिटरली फैन ऑफ हैरिसन राइट नाउ आफ्टर रीडिंग इट. So let's again start with the good strength, the physical examination. Okay, if you are here with me, I want to congratulate you with the heartfelt gratitude. Okay, physical examination is important in the evaluation of the oral and the pharyngeal dysphagia, because dysphagia is usually one of the many manifestations of the global disease process. Signs of bulbar or pseudobulbar palsy, जिसमें आता है dysarthria, dysphonia, ptosis, tongue atrophy, hyperactive jaw jerk. In addition to the evidence of the generalized neuromuscular disease should be listed. The neck should be examined for thyromegaly. A careful inspection of the mouth and the pharynx should disclose lesions that may interfere with the passage of food. Missing dentition can interfere with mastication and exacerbate an existing cause of dysphagia. Physical examination is less helpful in evaluation of the esophageal dysphagia, as most relevant pathology in restriction of the esophagus. The noticeable exception जो है वो skin disease है. I hope I am not going too fast, but I am in hurry to complete this topic also because I have test today. Changes in the skin may suggest a diagnosis of the scleroderma or mucocutaneous disease, such as pemphigoid, lichen plexus, planus, epidermal lysis bullosa, which can involve the esophagus. Now diagnostic procedures, investigations क्या करेंगे. Although most instances of dysphagia are attributable to the benign disease process, dysphagia जो है वो cardinal symptom है of several malignancies, making it an important symptom to evaluate. Cancer may result to dysphagia due to the intraluminal obstruction, extrinsic compression, paraneoplastic syndrome. Even when not attributable to the malignancy, dysphagia जो है वो एक manifestation of the identifiable and treatable disease entity, making it evaluation beneficial to the patient and gratifying to the practitioners. वही कह रहे हैं कि कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें डिस्फेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है टू रूल आउट. मतलब कुछ तो ऐसे हैं जिसमें ट्रायड आता है और ट्रायड में एक रीज़न डिस्फेजिया, तो इतना इंपॉर्टेंट है रूल आउट करना. The specific diagnostic algorithm to pursue is guided in the details of the history, figure 40.2, and that is this one figure. और इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो अलग से डाला हुआ है बहुत अच्छे से. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो ऑल्सो. You will of course have some more beautiful knowledge in your minds, and you will be the person having beauty with minds. Great. Okay. The specific diagnostic algorithm ठीक है वो 40.2 में दिया हुआ है. इफ़ ओरल या फिर pharyngeal dysphagia is suspected, फ्लोरोस्कोपिक स्टडी फॉलो की जाएगी, डन बाय द स्पेलो थेरेपिस्ट, इज़ अ प्रोसीजर ऑफ द चॉइस. Otolaryngoscopic and neurologic evaluation also can be important depending on the circumstances. For suspected esophageal dysphagia, upper endoscopy जो है वो single most useful test है. Endoscopy allows better visualization of the mucosal lesions than does the barium radiography, and also allows to obtain the mucosal biopsies. Endoscopy या फिर histologic abnormalities are evident in leading cause of the esophageal dysphagia, Schartge ring, esophageal reflux disease and eosinophilic esophagitis. ये सब रूल आउट हो जाएंगे जब हम एंडोस्कोपी करेंगे. एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, हम एक ट्यूब डालते हैं, या तो मुंह से डालते हैं तो नाक से डालते हैं, जिसमें हमें सारा दिख जाता है इसोफेगस वगैरह, और इसके अंदर ये कॉजेज होंगे तो हमें पता चल जाएंगे, और अगर पता चल जाएंगे तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाएगा. थेरेपेटिक इंटरवेंशन विद द इसोफेजियल डायलेशन टू बी डन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, कि डायलेट करना पड़ेगा इसोफेगस को, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर इफ इट इज़ डीम्ड नेसेसरी. The emergence of the eosinophilus esophagitis is a leading cause of the dysphagia in both the children and the adults, has led to the recommendation that esophageal mucosal biopsies be obtained routinely in the evaluation of the unexplained dysphagia, even if characteristics endoscopically identified esophageal mucosal features are absent. तो आगे उन्होंने कहा कि फॉर केसेस ऑफ सस्पेक्टेड मेलिग्नेंसी, सस्पेक्टेड मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, एंडोस्कोपी जो है वो स्टिल अप्रोप्रिएट इनिशियल इवैल्यूएशन है, एज न्यूप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कैन बी सेकेंडरी एंड प्रोड्यूस पैटर्न्स ऑफ ईदर एक्लेजिया और ईसोफेजियल स्पाज्म. Esophageal manometry is done if the dysphagia is not adequately explained by endoscopy and to confirm the diagnosis of suspected esophageal motor disorder.
Barium radiography can provide useful adjunctive information in the case of the subtle or complex esophageal stricture, prior esophageal surgery, esophageal diverticula, paraesophageal herniation. In specific cases, computed tomography examination, endoscopic ultrasonography may be useful. ट्रीटमेंट में उन्होंने बोला कि वो लोकस भी हो सकता है और स्पेसिफिक इटियोलॉजी भी हो सकती है. Oropharyngeal dysphagia most commonly results from functional deficits caused by the neurological disorders. In such circumstances जो ट्रीटमेंट है वो फोकस होता है on utilizing the postures or maneuvers devised to reduce the pharyngeal residues and enhance the airway protection learned under the direction of the trained fellow therapist. तो उन्होंने क्या ट्रीटमेंट बोला कि कुछ मैनेवर्स उन्होंने बोला कि पहले तो इटियोलॉजी देख लो, फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देख लो, एंड ट्रीटमेंट फोकस करता है पॉस्चर पे एंड एयरवे को ठीक करने में यूज़ होता है. और वो कौन करता है? स्पेलोथेरेपिस्ट करते हैं. एस्पिरेशन में रिस्क में भी रिड्यूस्ड, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो रिस्क में रिड्यूस हो सकता है बाय ऑल्टरनेटिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द इंजेस्टेड फूड एंड लिक्विड. डिस्फेजिया रिजल्टिंग फ्रॉम द cerebrovascular एक्सीडेंट यूजुअली but not always spontaneously improves within the first few weeks after the event. More severe and persistent cases may require gastrostomy and enteral feeding. एंट्रल फीडिंग होता है कि पेरेंट्रल फीडिंग है, मान लो कि भाई आप ग्लूकोज चढ़ा रखा है. पेशेंट विद माइस्थीनिया ग्रेविस एंड पॉलीमिलाइटिस में रिस्पॉन्ड टू मेडिकल थेरेपी फॉर ऑफ द प्राइमरी न्यूरोमस्कुलर डिजीज. सर्जिकल इंटरवेंशन विद द cricopharyngeal myotomy is usually not helpful with the exception of the specific disorders such as idiopathic cricopharyngeal Barrett's, Enckel's diverticulum and oculopharyngeal muscular dystrophy. Chronic neurogenic disorders such as Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis may manifest with the severe oropharyngeal dysphagia. Feeding with the nasogastric tube, नाक में से ट्यूब डाल के भी आप फीड कर सकते हो. विद द endoscopically placed gastrostomy tube may be considered for the nutritional support. ठीक है. Maneuvers do not provide protection against aspiration of the salivary secretions or reflux gastric content. ट्रीटमेंट जो है esophageal dysphagia का वो डिटेल में कवर है 316 चैप्टर में. जब पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएगी वीडियो. द मेजॉरिटी ऑफ द कॉजेज ऑफ esophageal dysphagia आर इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय द मीन्स ऑफ द esophageal dilation causing using Vogie और balloon dilators. कैंसर्स और इक्लेजिया मैनेज होते हैं सर्जिकली बाय एंडोस्कोपिक टेक्निक्स जो अवेलेबल है बहुत पेशेंट्स और प्राइमरी थेरेपी से. इन्फेक्शन एटियोलॉजीज जो हैं रिस्पॉन्ड करती है एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन को एंड ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट को. यूनोसिनोफिलिक esophagitis has emerged an important cause of dysphagia that is amendable to treat the by elimination of the dietary allergens or administration of the swallowed topically acting glucocorticoids. So that is all about dysphagia, and thank you to be here with me and completing all the topic, and I want to congratulate you. Okay.